हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी कुशल मंगल होंगे। हम लोग का आज के वीडियो में 2024 का फिजिक्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें यदि हम लोग को टारगेट रहेगा कि 35 आउट ऑफ 35 आना चाहिए, और इसके लिए हम लोग को क्या क्या करना होगा। तो देखिए, 35 आउट ऑफ 35 लाने के लिए बस कुछ नहीं करना है। हम लोग को 350 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर यानी 5 ईयर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना है। 5 ईयर का यानी 70 क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 350 को फिर 700 क्वेश्चन यानी 20 प्रैक्टिस सेट कराया जाएगा, वो देख लेना है। यानी टोटल 1050 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में करना है, जिससे आप लोग को 30 आउट ऑफ 30 आने की गारंटी है। जिसके लिए देखिए हम लोग को देखना क्या है, साथ में एनालिसिस को करते चलेंगे तो 35 आउट ऑफ 35 कहीं से भी नहीं छीना जा सकता है। तो आप लोग को यदि टारगेट है 35 आउट ऑफ 35, तो इतना चीज कर ले। 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यानी 2020 से 2025 तक का, और 20 प्रैक्टिस सेट क्वेश्चन कराया जाएगा। साथ ही सभी क्वेश्चन का एनालिसिस जरूर देखें, क्योंकि एनालिसिस कराते समय क्वेश्चन को, जैसे एक क्वेश्चन होता है तो उसके आसपास के जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 2-3 क्वेश्चन एनालिसिस में करा दिया जाता है। तो एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग इतना कर लेते हैं तो 35 में 35 आने की गारंटी मेरी है। अब हम लोग विदाउट एनी डिले हम लोग अपने मंजिल की ओर एक कदम अग्रसर होते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन, n equal resistance are first connected in series and then in parallel. Series and parallel, the ratio of maximum and minimum resistance will be. देखिए क्वेश्चन को समझते हैं कि जैसे n रजिस्टर है, क्या है, n रजिस्टर है, वह सीरीज में कनेक्टेड होता है और पैरेलल में कनेक्टेड होता है। फिर कहता है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम रेजिस्टेंस विल बी क्या होगा। इसको हम लोग समझते हैं। देखिए समझने के लिए पहले हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस। क्या देखते हैं? रेजिस्टेंस। देखिए तो रेजिस्टेंस क्या होता है? अपोज करता है, अपोज का फ्लो ऑफ करंट को, अपोज द फ्लो ऑफ करेंट। पहला पॉइंट, यह एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया, अपोज द फ्लो ऑफ करेंट। सेकेंड पॉइंट, इसका यूनिट जो होता है, यूनिट होता है ओम। क्या होता है? यूनिट ओम होता है। अब इसका जो कनेक्शन होता है, दो होता है, सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। क्या होता है? सीरीज कनेक्शन एंड पैरेलल कनेक्शन। देखिए तो क्वेश्चन में जो कहा गया है कि एन रजिस्टर है, कितना रजिस्टर है? एन रजिस्टर सीरीज में कनेक्शन है, अब फिर उसको पैरेलल में कनेक्ट है। तो मान लेते हैं कि यहां पे एन रजिस्टर सीरीज में कनेक्शन है। R1, R2, R3 भी यहां से करंट I फ्लो हो रहा है। तो देखिए जब हम लोग को n नंबर ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्शन हुआ, तो यहां पे हम लोग टोटल R इक्विवेलेंट निकाल लेते थे। R इक्विवेलेंट यानी टोटल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस डैश डैश प्लस Rn, यानी यहां पे मान लेते हैं Rn है तो डैश डैश Rn, यानी यहां पे R इक्विवेलेंट निकालने का सिंपल ये तरीका है। यानी यदि वैल्यू सेम हो जाए, क्या हो जाए? वैल्यू सेम है, क्या है? सेम। तो जितना रहेगा, यानी सबका वैल्यू R है और N है, तो क्या हो जाता है? N R, N R क्या हो जाता है? R इक्विवेलेंट N R। यदि सेम वैल्यू R1 R2, देखिए R1 R2 और R3 सब इक्वल है, तो जितना रेजिस्टेंस होगा, देखो जितना नंबर ऑफ रेजिस्टेंस होगा उतना एन हो जाएगा। अब देखिए इसमें एक पॉइंट क्या होता है, देखिए एन आर यानी एक ऐसा रेजिस्टेंस देता है, सीरीज कनेक्शन जो होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस देता है। क्या देता है? मैक्सिमम
रेजिस्टेंस। ये तो हो गया किसके लिए? सीरीज के लिए। अब हम लोग देख लेते हैं पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन तो जितना भी होम में ये समय जो लाइन कनेक्टेड होता है वो किसमें कनेक्शन होता है? पैरेलल में। इसमें एक और पॉइंट देखिए, सीरीज में एक और पॉइंट क्या होता है कॉमन? देखिए इसमें सेम करंट होता है। क्या होता है? सेम करंट, सेम करंट और डिफरेंट वोल्टेज होता है, डिफरेंट वोल्टेज होता है। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो मान लेते हैं पैरेलल कनेक्शन में रेजिस्टेंस आर ओ आर आर एन। देखिए तो यहाँ पे आर इक्विवेलेंट निकालने के लिए क्या हो जाता है? 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/r1 R2 Rn, R2 प्लस 1/Rn, यानी सबका वैल्यू क्या होगा? सेम होगा। तो यहाँ पे R इक्विवेलेंट बराबर जो हो जाता है R इक्विवेलेंट बराबर R/n। देखिए यानी जब सीरीज कॉम्बिनेशन था, क्या कॉम्बिनेशन था? सीरीज कॉम्बिनेशन, तो जितना n आर रहता था तो n टाइम मल्टीप्लाई होता था। पैरेलल में क्या है? n रजिस्टर रहेगा तो n से डिवाइड, तो ये कैसा रेजिस्टेंस देगा? मिनिमम रेजिस्टेंस देगा। पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है? मिनिमम रेजिस्टेंस, मिनिमम रेजिस्टेंस। अब एक और पॉइंट इसमें क्या होता है? पैरेलल में सेम वोल्टेज होता है। एक से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम वोल्टेज होता है और डिफरेंट करंट होता है। पैरेलल में क्या होता है? डिफरेंट करंट होता है। अब आपको सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इन रेजिस्टेंस से जो भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, आप सभी क्वेश्चंस को बना पाएंगे। अब देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखिए यानी मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो देखिए आर इक्विवेलेंट मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना था? मैक्सिमम तो सीरीज में था, हम लोग का मैक्सिमम था एन आर, सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज के कारण। मिनिमम जो था, मिनिमम R/n, ये किसके लिए था? पैरेलल के, पैरेलल केस में आया था। अब पूछा कि मैक्सिमम बाय मिनिमम के रेशियो, तो मैक्सिमम बाय मिनिमम का रेशियो क्या हो जाएगा? मैक्सिमम बाय मिनिमम, मैक्सिमम बाय मिनिमम यानी n/r और r/n। यानी कि देखो इसको क्या हो जाएगा? r से r कट जाएगा यानी n स्क्वायर। क्या हो जाएगा? n स्क्वायर। यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। रेशियो आ जाएगा हम लोग का, देखिए यानी ऑप्शन हो जाएगा सीरीज कनेक्शन गिव्स मैक्सिमम रेजिस्टेंस, यानी सीरीज कनेक्शन में मैक्सिमम रेजिस्टेंस देता है, पैरेलल कनेक्शन में मिनिमम रेजिस्टेंस देता है, और रेशियो ऑफ द मिनिमम रेजिस्टेंस फॉर n इक्वल रजिस्टर n स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। टू बल्ब ऑफ 40 वाट एंड 60 वाट आर कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सोर्स, द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस विल बी। देखिए यानी क्वेश्चन को समझिए कि एक घर में दो बल्ब लगा हुआ है। कितना बल्ब लगा हुआ है? दो बल्ब लगा हुआ है। दोनों का रेटिंग क्या है? अलग अलग है। फिर कहा जाता है कि दोनों का रेजिस्टेंस का रेशियो क्या होगा। तो देखिए हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि P इक्वल टू होता है V स्क्वायर बाई R, V स्क्वायर बाई R। यानी मान लेते हैं इसको P1, इसको मान लेते हैं P2। तो P1 P2 का क्या हो जाएगा? P1 के लिए हो जाएगा V स्क्वायर बाई R1। अब P2 के लिए क्या हो जाएगा? P2 का फॉर्मूला V स्क्वायर बाई R2, V स्क्वायर बाई R2, क्योंकि वोल्टेज तो सेम है, यानी दोनों में वोल्टेज क्या हो जाएगा? सेम। अब हम लोग इसी का रेशियो निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा? P1 बाई P2, P1 बाई P2। तो P1 बाई P2 क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बाई R1 के बटे V स्क्वायर बाई R2।
ठीक है, तो वी स्क्वायर से वी स्क्वायर कैंसिल, यानी P1 बराबर जो होगा R2 बाई R1, R2 बाई R1। बट हम लोग का क्या निकालना था, रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, यानी R1 बाई R2 निकालना था। तो अब देखिए हम लोग क्या हो जाएगा, R2 बाई R1 कितना आया है, P1 बाई P2। तो R2 बाई R1, P1 कितना है 60 वाट 40 वाट और P2 60 वाट 2 3, यानी R2 बाई R1 कितना है 2 3। देखिए 2 3, तो इसमें ऑप्शन है, स्टूडेंट सी मार के चला जाएगा कि आंसर क्या हो जाएगा सी। बाकी देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस क्या निकल गया R2 बाई R1, बट हम लोग के क्वेश्चन में क्या पूछा गया R1 बाई R2, क्या पूछा गया है R1 बाई R2। तो R1 बाई R2 क्या हो जाएगा, लड़ जाएगा 3 बाई 2, यानी आंसर क्या हो जाएगा 3:2, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन हो जाएगा डी। फॉर बल्ब एट कांस्टेंट वोल्टेज क्या होता है V बाई, सो रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पावर होता है, क्योंकि देखिए P स्क्वायर P बराबर V स्क्वायर बाई R होता है। तो R इक्वल टू हो जाएगा V स्क्वायर बाई P, V स्क्वायर बाई P, यानी R जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है पावर। यही क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेजिस्टेंस क्या होता है एट सेम वोल्टेज हायर पावर बल्ब हैज ए लोअर रेजिस्टेंस। यानी एक पॉइंट को देखिए, ऐसे भी हम लोग पहचान सकते हैं कि जिस बल्ब का पावर हायर होगा उसका रेजिस्टेंस लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 8 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज। 8 कूलम्ब नेगेटिव चार्ज में देखिए क्वेश्चन पहले समझिए कि मेरा कितना चार्ज है 8 कूलम्ब का चार्ज है, उसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो देखिए चार्ज इक्वल टू क्या होता है, देखिए चार्ज यानी Q इक्वल टू एनी होता है, क्या होता है एनी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई जो होता है चार्ज शो करता है, इसका वैल्यू कितना होता है 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब, ये इसका वैल्यू होता है। तो देखिए यहां से हम लोग को कूलम्ब दिया गया है, कूलम्ब कितना दिया गया है 8 कूलम्ब हम लोग को दिया गया। अब इससे क्या पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिंपल सी क्वेश्चन है Q बाई ई, एन इक्वल टू हो जाएगा Q बाई ई, यानी जब Q बाई ई होगा यानी Q कितना है 8, ई का वैल्यू कितना है 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 19। अब देखिए 1.6 से 8 में डिवाइड करेंगे, देखिए 8 में 16 बचे 80, 5 इधर 10 के पावर माइनस नीचे में है तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा 10 टू द पावर 19, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5 इंटू 10 टू द पावर 19, ऑप्शन हो जाएगा ए। इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए यानी आंसर है क्या ए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n इक्वल गिवन बाय n इज गिवन बाय q बाई, देख चुके हैं जहां पे q क्या होता है टोटल चार्ज, e होता है चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन का 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम्ब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज ऑफ 5 आर केप्ट म्यूचुअली एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, द इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट इज ऑफ सिस्टम। देखिए यानी कहा कि दो इक्वल चार्ज है, मान लेते हैं Q1 Q2, Q1 Q2 इक्वल चार्ज है, वह कितने डिस्टेंस पे है 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे है, D इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और कितना कूलम्ब चार्ज है 5 कूलम्ब चार्ज है, दोनों पे 5 कूलम्ब चार्ज। तो अब दोनों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट लग रहा है, तो हम लोग इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या जानते हैं, इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट का, इसका फॉर्मूला होता है चार्ज Q गुने D, चार्ज गुने डिस्टेंस। इलेक्ट्रिक डिपोल मोमेंट का फॉर्मूला क्या होता है
चार्ज गुने डिस्टेंस, तो चार्ज कितना है 5 कूलम और डिस्टेंस भी कितना है 5 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन डी जो होता है मीटर में होता है, किस में होता है मीटर में, यहाँ पे किस में दिया गया सेंटीमीटर, तो इसको जब हम लोग सेंटीमीटर को मीटर में करें तो 0.05 मीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0.05 मीटर, यानी 0.05 मीटर से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 0.25 दो 0.25, यानी ऑप्शन इसमें है 0.25 नहीं, यानी ऑप्शन क्या है इसी को जब हम लोग दशमलव हटा देंगे तो 2, तो 25 इंटू 10 टू दी पावर -2 क्या हो जाएगा कूलम पर मीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए इलेक्ट्रिक डिपोलमेंट इज प्रोपोर्शनल, डिफाइंड होता है P इक्वल टू Q बाई डी, Q जो होता है मैग्नीट्यूड ऑफ वन चार्ज, सेपरेशन बिटवीन चार्ज मतलब जो डिस्टेंस होता है, इलेक्ट्रिक डिपोल मूवमेंट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड सेपरेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन मूविंग फ्रॉम द सरफेस ऑफ ए चार्ज मेटेलिक स्फीयर टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, देखिए यानी यहां पे कोई मेटेलिक सरफेस ऑफ द चार्ज मेटेलिक स्फीयर टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर, देखिए यहां पे कोई चार्ज है स्फीयर पे है, ये क्या है स्फीयर है, यहां पे चार्ज है, क्या है चार्ज, ये सेंटर होता है। अब देखिए चार्ज जो है कह रहा है कि स्फीयर से क्या होता है सेंटर की ओर, स्फीयर से क्या होता है सेंटर की ओर, स्फीयर से सेंटर, देखिए स्फीयर पे क्या होता है मैक्सिमम होता है वैल्यू, क्या होता है स्फीयर पे मैक्सिमम होता है, और सेंटर पे क्या होता है जीरो होता है, सेंटर पे क्या होता है जीरो होता है। तो जब देखिए यहां से यह सेंटर सरफेस से सेंटर की ओर, यानी क्या करेगा मैक्सिमम से जीरो की ओर यानी डिक्रीज करेगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर वेरीज लिनियरली फ्रॉम सरफेस टू द सेंटर, ई जो होता है Q बाई 4 पाई ई नॉट आर क्यू होता है, तो यदि आर क्या होता है रेडियस ऑफ स्फीयर होता है, डी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, क्यू टोटल चार्ज एट द सेंटर, आर जो होता है सेंटर पे एट द सरफेस आर इक्वल टू आर हो जाता है, तो मैक्सिमम ही देता है, और फिर एट द सेंटर आर इक्वल टू जीरो, तो यह जीरो वैल्यू देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ब्रॉड साइड ऑन अपोजिट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिपोल इज, देखिए इलेक्ट्रिक डिपोल जो होता है जब दो, देखिए इलेक्ट्रिक डिपोल में क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए दो चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक निगेटिव चार्ज होता है, ठीक है क्या चार्ज होता है निगेटिव चार्ज, देखिए निगेटिव चार्ज, तो इसके जगह जो होता है भी पॉजिटिव चार्ज वोल्टेज ड्रॉप होगा, निगेटिव चार्ज के कारण निगेटिव वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो दोनों का जब सम करेंगे पॉजिटिव भी और माइनस भी इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, यानी ब्रॉड साइड में पोजीशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा इलेक्ट्रिक डिपोल के कारण जीरो, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी, क्योंकि इलेक्ट्रिक डिपोल में क्या होता है दो चार्ज होता है पॉजिटिव और निगेटिव। देखिए तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ऑन द नेट चार्ज इनक्लोज, क्योंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होता है Q इनक्लोज बाय E नॉट, देखिए तो डिपोल हैज इक्वल एंड अपोजिट, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, नेट चार्ज इक्वल टू क्या हो जाएगा नेट चार्ज हम लोग का यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज आल्सो जीरो, इसीलिए क्या हो जाएगा जीरो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, इन ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डिपोल इज, किसके कारण इलेक्ट्रिक डिपोल इज, तो इसमें भी क्या हो जाएगा जीरो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो, सेम ही क्वेश्चन है। देखिए तो ब्रॉड पोजीशन द पॉइंट लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, at this position potential due to positive and negative charge are equal in magnitude but opposite in sign, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा जीरो, समझाए थे इससे पहले वाले क्वेश्चन में
कि देखिए जब पॉजिटिव के कारण पॉजिटिव वोल्टेज ड्रॉप होगा, निगेटिव के कारण निगेटिव, फिर नेट करेंगे तो पॉजिटिव भी और माइनस भी इज इक्वल टू जीरो, तो नेट पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा हम लोग को जीरो। इस टाइप के क्वेश्चन में जनरली क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ था। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 8, एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टू 5 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस, द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन विल बी। देखिए पूछा कि एक इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड है 5 वोल्ट से, कितना वोल्ट से 5 वोल्ट से, द एनर्जी गेन बाय द इलेक्ट्रॉन, तो कितना एनर्जी गेन करेगा। तो देखिए यहां तो एनर्जी बराबर क्यू भी होता है, क्या हो जाता है क्यू भी। तो देखिए पहले ही कहा कि एनर्जी, देखिए क्यू भी, तो क्यू जो होता है चार्ज होता है, क्यू जो होता है चार्ज होता है, भी जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो देखिए यहाँ पे जो एनर्जी पूछा गेन किया, तो देखिए चार्ज पहले ऑप्शन दिया है, ऑप्शन दिया है किसमें, देखिए जूल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अर्ग में, वाट में। तो देखिए अब हम लोग जूल में देखते हैं, तो क्यू का वैल्यू कितना होता है 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, यानी सिंपल सी बात है 1.6 गुने 10 टू द पावर माइनस 19 गुने 5, ये तो कभी नहीं होगा, ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, यानी ये फॉर्मूला नहीं लगेगा वर्क एनर्जी। ये किसमें दिया, अब देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो चार्ज को हम लोग मान लेते हैं 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, क्या होगा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चार्ज कितना, हम लोग सीधे चार्ज ना लेकर इलेक्ट्रॉन का वैल्यू ले ली, तो कितना आ गया वो एनर्जी बाबा 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। समझ में आया आप लोगों को। यदि आपको किसी भी तरह के डाउट होता है किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका आंसर दे दिया जाएगा। थोड़ा सा टाइम लगता है, बट एनालिसिस को जरूर देखें, क्योंकि एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक क्वेश्चन में उसके आसपास के बहुत सारे क्वेश्चन को एनालिसिस किया जाता है, जो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। देखिए फॉर एन इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्या होता है इलेक्ट्रॉन E इक्वल टू क्यू बी, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा E इक्वल टू 8.01। ये तो पहले हम लोग ऑप्शन में कैलकुलेट करके भी देख लिए थे कि वो गलत है, कि हम लोग को एनर्जी गेन जो दिया गया था किसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो E इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इंटू 5 यानी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, या उसी का 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 8.01 गुने 10 टू द माइनस 19 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो देखिए तो रिलेशन क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ई जो होता है निगेटिव ग्रेडियंट होता है, क्या होता है निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए निगेटिव ग्रेडियंट करने का मतलब माइनस dv बाई डी आर, क्या होता है माइनस dv बाई डी आर, तो ऑप्शन हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन हम लोग का E इक्वल टू माइनस dv बाई डी आर। देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द निगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या होता है निगेटिव ग्रेडियंट होता है, क्या होता है निगेटिव ग्रेडियंट। निगेटिव साइन शो द इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, नेगेटिव साइन किसको डिनोट करता है कि डिक्रीजिंग पोटेंशियल में, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट को, इसको वोल्ट पर मीटर कहा जाता है, क्या होता है वोल्ट पर मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम मेड बाय टू इलेक्ट्रिक डिपोल kept at a distance r is proportional to। देखिए तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होता है, देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्यूब ऑफ डिस्टेंस, यानी क्यूब ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r के पावर -3, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा बी r के पावर -3। देखिए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू इलेक्ट्रिक डिपोल्स varies inversely as the cube of the distance,
क्या होता है, क्यूब ऑफ द डिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। दिस इज स्टैंडर्ड रिजल्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक डिपोल इंटरेक्शन, यह एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पिको फैराडे इज द यूनिट ऑफ, देखिए पीके फैराडे इज द यूनिट ऑफ, तो पहले ही से हम लोग देखे पिको तो बाद में देखेंगे, फैराडे, फैराडे किसका यूनिट होता है, देखिए तीन चीज तो हम लोग का कॉमन एलिमेंट यूज होता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस, ये जनरली तीन क्वेश्चन पूछा जाता है और तीन मेनली कंपोनेंट भी है जो जनरली यूज होता है। तो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, क्या होता है, ओम। कैपेसिटेंस, इंडक्टेंस का होता है हेनरी, हेनरी, इसको एच से, इसको हम लोग ओम सिंबल होता है, इसका जो होता है फैराड होता है, क्या होता है, फैराड, जिसको हम लोग एफ से डिनोट करते हैं। यानी यह किसका होता है यूनिट, तो यूनिट होगा कैपेसिटेंस का फैराडे। देखो पिको फैराडे दिया है, क्या दिया है, पिको फैराडे। देखो पिको मतलब क्या होता है, 10 के पावर -12, क्या होता है, स्मॉलर वैल्यू है, 10 के पावर -12 फैराड, यानी पिको फैराडे जो होगा किसको शो करेगा, स्मॉलर। तो ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट होता है, जनरली एग्जाम में ये तीनों पॉइंट पूछा जाता है। फैराडे इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, 1 पिकोफैराडे इज इक्वल टू 10⁻⁻12 फैराडे होता है। पिकोफैराडे इज यूज फॉर वेरी स्मॉल कैपेसिटेंस वैल्यू, किसके लिए यूज किया जाता है पिकोफैराडे, वेरी स्मॉल वैल्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैपेसिटी ऑफ एनी कंडेंसर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, तो पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यह होता है कंडेंसर, ये भी 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2025 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन से कुछ भी चेंजेस नहीं है। देखिए तो ये जो होता है कंडेंसर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंडेंसर। कंडेंसर ये क्यों यूज होता है, ये करता है, अपोज करता है, अपोज करता है सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, चेंज ऑफ वोल्टेज। देखिए कंडेंसर का यूज जनरली हम लोग घरों में देखते हैं, फैन में लगा हुआ रहता है, कहां पे लगा हुआ रहता है, फैन में। तो फैन में क्यों लगाया जाता है, तो फैन में लगाया जाता है कि वह कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करे, क्या करता है, कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई करे। दूसरा इसका एक और काम क्या होता है, यह डीसी को ब्लॉक करता है, किसको ब्लॉक करता है, डीसी को ब्लॉक करता है, डीसी करंट को ब्लॉक करता है। अब देखिए अब पूछा था कि क्वेश्चन किस पे डिपेंड करेगा, तो यहाँ पे देखिए चार्ज पार्टिकल होता है, यह वोल्टेज का निगेटिव टर्मिनल है, देखिए यह निगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है। यह क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम होता है, क्या होता है, मीडियम। और ये क्या है, कंडक्टिव प्लेट है, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज स्टोर होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर होता है। और ये क्या है, दोनों के बीच का डिस्टेंस होता है प्लेट के। अब हम इसका सिंबल क्या होता है, ऐसा सिंबल होता है। अब देखिए तो किस किस पे, देखिए शेप ऑफ प्लेट, तो शेप ऑफ प्लेट पे तो डिपेंड करेगा, शेप ऑफ प्लेट पे डिपेंड करेगा। साइज ऑफ प्लेट, देखिए शेप ऑफ प्लेट पे भी डिपेंड करेगा और साइज ऑफ प्लेट पे भी डिपेंड। चार्ज ऑन प्लेट, देखिए पहले से क्या है चार्ज, वो डिपेंड इस पे नहीं, क्योंकि यह जस्ट चार्ज होता है फिर जस्ट डिस्चार्ज हो जाता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी, चार्ज ऑन प्लेट। डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, इसके डिस्टेंस पे भी कैपेसिटेंस का वैल्यू डिपेंड करेगा। देखिए किस पे नहीं करेगा, चार्ज ऑन प्लेट। हाँ, कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है, C इक्वल टू E A बाई D, जहां पे एरिया ऑफ प्लेट, D डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, E परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। इसका यूनिट होता है दो, कूलॉम पर वोल्ट और फैराडे। कैपेसिटेंस का क्या होता है, कूलॉम पर वोल्ट और फैराडे इसका यूनिट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर इज 1 माइक्रोफैराडे, कितना है, 1 माइक्रोफैराडे, इट्स रेडियस विल बी। देखिए जब हम लोग को स्फेरिकल कंडेंसर, कैसा है स्फेरिकल कंडेंसर, उसका कैपेसिटेंस वैल्यू कितना दिया गया है, 1 माइक्रो
फैराडे। 1 माइक्रो फैराडे कहने का मतलब 1 गुने 10⁻⁻⁶ कूलम दिया गया है। अब उसका पूछा कि रेडियस क्या होगा। तो देखिए जो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए होता है, किसके लिए? स्फेरिकल कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर। तो स्फेरिकल कंडक्टर C इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई E नॉट बाई आर, 4 पाई E नॉट बाई आर इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पे 4 पाई E नॉट का वैल्यू क्या होता है? यह कांस्टेंट है, तो 4 पाई E नॉट का वैल्यू होता है 1.11 गुने 10⁻⁻10। कितना होता है 4 पाई E नॉट का वैल्यू? 1 इंटू 11 गुने 10⁻⁻10। अब देखिए C पता है, E पता है, R का वैल्यू क्या हो जाएगा? C बाई 4 पाई E नॉट, 4 पाई E नॉट। तो C बाई 4 पाई E नॉट, तो C का वैल्यू कितना है? 1.10⁻⁻6 और 4 पॉइंट का क्या है? 1.11 गुने 10⁻⁻10। देखिए 1.11 से 10 में 1.11 से 1 में डिवाइड करना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, जब हम लोग 1.11 से 1 में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 0 9, यानी 9 के अप्रॉक्स आएगा, यानी इसको मान लेते हैं 9। क्या होगा? 9। अब देखिए 0.9। अब देखिए 10⁻⁻6 और 10⁻⁻10, तो माइनस में 6 माइनस में, तो ऊपर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? प्लस में 10⁻4। क्या हो जाएगा? 10⁻4, यानी इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? R इक्वल टू 9 गुने 10⁻3 यानी 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर, यानी ऑप्शन हो जाएगा C। क्या हो जाएगा? ऑप्शन C। देखिए फोर आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? C इक्वल टू 4 पाई E नॉट R। 4 पाई E नॉट का वैल्यू होता है 1.1 गुने 10⁻। देखिए रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, देखिए ये पॉइंट इंपोर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस। क्या होता है? रेडियस जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस होता है। देखिए लार्ज कैपेसिटेंस वेरी लार्ज रेडियस, यानी वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस लार्ज होगा तो उसका रेडियस भी क्या होगा? लार्ज होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल। ठीक है, मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इंफिनिटी होता है। क्या होता है? इंफिनिटी। देखिए इन ए मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन रीअरेंज देमसेल्फ टू कंप्लीटली कैंसल द इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब मेटल में क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड रीअरेंज होता है जो एक्सटर्नल इंटरनल फील्ड को कैंसल कर देता है। इंटरनल क्या कर देता है? इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल कर देता है, यानी फॉर मेटल इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम जीरो। देखिए जब वो खुद रीअरेंज कर लेता है तो क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मेटल क्या हो जाएगा? इंफिनिटी। क्योंकि डाइलेक्ट्रिक जो होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यदि इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या हो जाएगा? जीरो, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ब्लॉक बाय कैपेसिटेंस। अभी हम लोग जस्ट इससे प्रीवियस क्वेश्चन में ही देखे थे कि कैपेसिटेंस किसको ब्लॉक करता है। देखिए दो क्वेश्चन होता है, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस और इंडक्टेंस। तो देखिए कैपेसिटेंस जो होता है डीसी को ब्लॉक करता है, इंडक्टेंस जो होता है एसी को ब्लॉक करता है। क्या होता है? कैपेसिटेंस जो होता है डीसी को ब्लॉक। देखिए डीसी वैल्यू ऑफ करंट, डीसी मतलब क्या होता है? डायरेक्ट करंट। क्या होता है? डायरेक्ट करंट। तो कैपेसिटेंस जो क्या करता है, देखिए डायरेक्ट करंट मतलब क्या होता है? देखिए ऐसा सिंबल होता है। डायरेक्ट करंट को हम लोग पहचानने के लिए देखिए या मेरा टी है, जीरो, डायरेक्ट करंट इस तरह से फ्लो होता है। और डीसी और एसी का क्या होता है? वो
एसी इस तरह से होता है, यानी एक पीरियड में चार्ज होता है फिर दूसरे में डिस्चार्ज होता है। देखिए एसी में क्या, देखिए डीसी में क्या होता है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं, कांस्टेंट है, और फ्रीक्वेंसी भी क्या होता है, 0 होता है। एसी में क्या होता है, एक बार चार्ज होगा डिस्चार्ज होगा, चार्ज डिस्चार्ज, यानी एसी में यह वर्क करता है, डीसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, कैपेसिटेंस डीसी को ब्लॉक करता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए एक कैपेसिटर ब्लॉक डीसी आफ्टर इट्स फुल्ली चार्ज बिकॉज नो कंटिन्यूअस करंट कैन फ्लो थ्रू द डाइलेक्ट्रिक। और इस किस में अलाउ करता है, एसी में अलाउ करता है। इसका यूज हम लोग कहां करते हैं, जनरली फिल्टर एंड कपलिंग सर्किट में इसका यूज होता है। देखिए अब क्या होता है, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो इंटेंसिटी ऑफ एच इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू, एफ बाई क्यू होता है। तो एफ का क्या होता है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए क्यों होता है हम लोग समझ लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू। फोर्स होता है न्यूटन में, इसको मेजर करते हैं, इसका न्यूटन में करेंगे तो क्या हो जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाता है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो केजी को एम, मीटर को एल, स्क्वायर को टी के पावर -2। अब चार्ज का क्या हो जाता है, चार्ज का पर एम्पियर टाइम, यानी इसका 1 फिर टी का -1, टी के पावर क्या हो जाएगा -3, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेजिस्टेंस ऑफ एनी वायर इज 500 ओम, इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल बी। देखिए यानी क्वेश्चन में क्या कहा है कि रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है तो उसका कंडक्टिविटी क्या होता है। तो देखिए तो कंडक्टिविटी जो होता है किसी रजिस्टर का, वायर का, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, रेजिस्टेंस का, किसका होता है, रेजिस्टेंस का। देखिए रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट ओम होता है, क्या होता है, ओम। तो कंडक्टिविटी का क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी का यूनिट जो होता है ओम इनवर्स हो जाता है, क्या हो जाता है, ओम इनवर्स, या इसको महो भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, महो। ओम इनवर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, महो भी बोलते हैं। तो सोचिए जब रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया तो कंडक्टिविटी निकाल लेंगे, कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा 1/500 ओम, 1/500। तो 1 से जब डिवाइड करेंगे 500 में तो क्या हो जाएगा 0 2 ओम इनवर्स, कितना आ जाएगा डिवाइड करेंगे तो 0.002 ओम, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए 0.002 ओम। देखिए तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टिविटी का क्या होता है यूनिट, ओम इनवर्स होता है या मोहो होता है या साइमेंस, तीनों एक ही होता है, ओम इनवर्स, मोहो या साइमेंस। हाई रेजिस्टेंस लोअर कंडक्टिविटी, ये पॉइंट भी पूछा जाता है एग्जाम में। देखिए कि यदि हाई रेजिस्टेंस है तो लोअर कंडक्टिविटी, देखिए जी जो होता है 1/r होता है। तो देखिए जब आर रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा, आर क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, तो मेरा कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। यदि आर का वैल्यू डिक्रीज होगा तो ये क्या होगा, इंक्रीज होगा। समझ में आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिट ऑफ लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या होगा। तो देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी का क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसका जो फॉर्मूला होता है चार्ज पर लेंथ, क्या होता है, चार्ज पर लेंथ, यानी चार्ज का क्या होता है, कूलम, चार्ज का होता है कूलम, लेंथ का क्या होता है मीटर, यानी इसका यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर। तो ऑप्शन हो जाएगा ए कूलम पर मीटर। देखिए लीनियर चार्ज डेंसिटी इज डिफाइंड एज द चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी चार्ज डेंसिटी Q/L
तो Q क्या है, चार्ज इन कूलम्ब, लेंथ इन मीटर। अब देखिए एक पॉइंट और, लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लाइन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या कहता है कि चार्ज जो होता है डिस्ट्रीब्यूट होता है किसी लाइन पे, उसको रिप्रेजेंट करता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी ऑफ द पोटेंशियोमीटर, यानी पोटेंशियोमीटर का यदि हम लोग सेंसिटिविटी इंक्रीज कर दे तो उसमें क्या होगा। देखिए तो सेंसिटिविटी जो होता है, देखिए सेंसिटिविटी जो होता है, सेंसिटिविटी जो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है करंट का। तो देखिए सिंपल सी बात है, यदि टू इंक्रीज द सेंसिटिविटी, यदि हम लोग को सेंसिटिविटी इंक्रीज करने के लिए क्या होगा, करंट मेरा डिक्रीज होगा। देखिए इसको ऐसे समझने के लिए कि देखिए यहां पे मान लेते हैं n है, यदि पहले से 1 है, अब 1 है, अब 10 है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 0.1। अब यदि इसको इंक्रीज कर दे, 100 कर दे, तो क्या हो जाएगा 0.01, यानी ये इंक्रीज करेगा तो मेरा सेंसिटिविटी डिक्रीज करेगा। जब मेरा करंट डिक्रीज करेगा तो सेंसिटिविटी इंक्रीज करेगा। यानी यहां पे क्वेश्चन क्या है कि सेंसिटिविटी कब इंक्रीज होगा, तो करंट डिक्रीज होगा तब। ये पॉइंट इंपोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द करंट। तो अब क्या हो जाएगा, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर विल हैव टू बी इंक्रीज। तो क्रॉस सेक्शनल एरिया से मतलब नहीं है, करंट इन इट्स वायर विल हैव टू बी डिक्रीज। अभी जस्ट देखें कि सेंसिटिविटी इंक्रीज होगा तो करंट डिक्रीज, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, कि करंट इन इट्स वायर विल हैव टू बी डिक्रीज। देखिए तो सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इनवर्स होता है, या सेंसिटिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आई। सेंसिटिविटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आई के, करंट के। तो डिक्रीजिंग करंट व्हेन इंक्रीज सेंसिटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किरचॉफ सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिलेटेड टू। देखिए किरचॉफ्स लॉ भी बहुत कॉमन पूछा जाता है, इसमें जितने तरह के क्वेश्चन बनता है हम लोग देख लेते हैं। देखिए किरचॉफ्स लॉ को देखते हैं, किरचॉफ्स देखिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ को समझ लेते हैं। किरचॉफ्स का दो लॉ है, कितना लॉ है, दो लॉ है। फर्स्ट लॉ बोलते हैं फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ। जनरली इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ। फर्स्ट लॉ जो होता है किस, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ्स करंट लॉ को हम लोग फर्स्ट लॉ बोलते हैं, इसे शॉर्ट फॉर्म में केसीएल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केसीएल। यानी किरचॉफ्स करंट लॉ क्या होता है कि सम ऑफ करंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो। सम ऑफ करंट किसी नोड पे, देखिए इसको समझ लेते हैं कि यहाँ पे नोड है, यहाँ पे देखिए या तो कभी भी करंट किसी नोड पे स्टोर नहीं होगा, या तो जितना इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट। यानी इसमें मान लेते हैं I1 I2 I3, I1 I2 I3 I4, यानी जितना करंट इस नोड पे आ रहा होगा उतना ही आउटगोइंग होगा, यानी इसके सम पे क्या होता है, जीरो होता है। ये पॉइंट समझ गए। इसमें एक और पॉइंट, इसी को हम लोग जनरली बोला जाता है इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। अब देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट अभी जो क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पूछा गया हम लोग को कि इसका प्रिंसिपल क्या है। तो देखिए अभी हम लोग को सेकेंड लॉ पूछा गया, कौन सा लॉ पूछा गया, सेकेंड लॉ। तो ये जो होता है प्रिंसिपल ऑफ चार्ज होता है, प्रिंसिपल ऑफ चार्ज। यह क्वेश्चन अभी हम लोग को पूछा गया है, और इसमें फर्स्ट लॉ पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे, किरचॉफ्स करंट लॉ। इसमें होता है समेशन ऑफ करंट जीरो होता है, इसमें इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और
प्रिंसिपल ऑफ चार्ज पे। तो ये 4 पॉइंट हो गया, 5 पॉइंट हो गया। कितना पॉइंट हो गया? ये फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ होता है फर्स्ट लॉ, फिर इसमें समेशन ऑफ करंट इज इक्वल टू 0 होता है, और इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, और प्रिंसिपल क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ चार्ज पे होता है। अब देखिए सेकेंड लॉ को जो बोला जाता है, देखिए सेकेंड लॉ जो होता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ होता है। क्या होता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। सेकेंड लॉ किसको बोला जाता है? किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसे शॉर्ट में हम लोग केवीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केवीएल। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ को केसीएल, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ को केवीएल। अब देखिए सेकेंड पॉइंट इसमें क्या हो जाता है कि सम ऑफ वोल्टेज, देखिए किसी भी सर्किट है, यानी इस टाइप का सर्किट रहेगा, V1 V1 V2 V3, यानी सम ऑफ वोल्टेज क्या हो जाता है? 0। सम ऑफ वोल्टेज इक्वल टू 0। और फोर्थ पॉइंट इसका जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इस क्वेश्चन में पूछा गया, क्या पूछा गया है? फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। सेकेंड लॉ किस पे वर्क करता है? प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी। यानी किरचॉफ्स लॉ पे यही दो टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। ये करंट लॉ होता है, किसी नोड पे लगाया जाता है, वह इसको लूप लॉ भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लूप लॉ। इसको लूप में लगाया जाता है, लूप लॉ, क्योंकि यह इसमें लूप में लगता है। यह किस पे लगता है? नोड पे। इस टाइप के बस 5 क्वेश्चन इससे बनता है, 5 क्वेश्चन इससे, यानी टोटल किरचॉफ्स लॉ से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो यदि आप लोग इसको समझ जाएंगे तो किरचॉफ्स लॉ पे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। देखिए तो किरचॉफ्स सेकंड लॉ इज आल्सो कॉल्ड लूप रूल। क्या होता है? लूप। इट स्टेट दैट अलजेब्रिक सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज क्लोज लूप इज 0। अभी जस्ट समझा चुके हैं कि सम ऑफ v क्या होता है? 0। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। किस केवीएल जो सेकेंड लॉ जो होता है एनर्जी पे, और फर्स्ट लॉ जो होता है चार्ज पे। ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which of flowing is the not a unit of magnetic field। देखिए तो मैग्नेटिक फील्ड कौन नहीं होता है? तो टेस्ला तो होता है, वेबर पर मीटर स्क्वायर भी होता है टेस्ला का ही, न्यूटन एम्पियर मीटर भी होता है, न्यूटन पर एम्पियर नहीं होता है, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी। देखिए तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला होता है। वैलिड इक्विवेलेंट यूनिट्स ऑफ टेस्ला आर होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? क्योंकि बी इक्वल टू होता है फाई बाय एरिया। बी इक्वल टू फाई बाय, तो फाई का क्या होता है? वेबर होता है, एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। देखिए द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट ई नॉट के पावर -1/2 इज। तो देखिए सी का जो होता है, सी क्या होता है? लाइट होता है। क्या होता है? लाइट, स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। तो इसका जो फॉर्मूला होता है 1/√अंडर म्यू नॉट बाय ई नॉट। तो देखिए यहां पे पूछा कि 1/म्यू नॉट और ई नॉट का क्या वैल्यू होगा। तो यहां पे देखा जाए तो सिंपल यही दिया गया है, इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, C इक्वल टू देखिए C इक्वल टू √अंडर म्यू नॉट ई नॉट के पावर -1/2। नहीं सॉरी, इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? C इक्वल टू म्यू नॉट ई नॉट, रूट में है तो इसको पावर में -1/2, माइनस क्यों कि ये डिनोमिनेटर में था तो उसको कहां ले गए? न्यूमरेटर में, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? C। तो स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन हो जाएगा ए। यही से चीज दिया गया है। नेक्स्ट, an electron of charge E moves parallel to uniform line of force in magnetic field B with velocity v, force along electron। यानी देखिए इस क्वेश्चन को समझिए कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन चार्ज है जो पैरेलल टू यूनिफॉर्म लाइन ऑफ फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यानी वहां पे मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स प्रेजेंट है। वह कैसा है? यूनिफॉर्म है और पैरेलल है। तब पूछ रहा है कि फोर्स क्या होता है। देखिए तो फोर्स का फॉर्मूला होता है
क्यू वी बी, क्यू वी बी। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू वी बी साइन थीटा। तो देखिए यह पैरेलल है, तो पैरेलल कब होगा? देखिए दो चार्ज पैरेलल कब होता है? पैरेलल या तो इसी में होगा, इसमें भी 0 डिग्री पे, या इस डायरेक्शन में यानी 180 डिग्री पे। तो पैरेलल होने का कितना केस है? दो केस है, 0 डिग्री पे या 180 डिग्री पे। तो देखिए साइन थीटा क्या होता है 0 डिग्री पे? साइन थीटा 0 डिग्री पे 0, 180 पे भी क्या होता है साइन का वैल्यू? साइन 180 0, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा फोर्स का? 0, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। देखिए तो मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड ऑन परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वही साइन थीटा पे डिपेंड करता है। यदि वेलोसिटी इज पैरेलल है तो पैरेलल का मतलब क्या हो गया? थीटा या तो 0 डिग्री या तो 180 डिग्री। जब थीटा 180 हो जाएगा तो साइन का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0, यानी फोर्स हम लोग का हो जाएगा 0 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम्स मूविंग विथ ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन। देखिए वेलोसिटी इन द सेम डायरेक्शन, देखिए सेम डायरेक्शन में जो होता है, देखिए सेम चार्ज क्या करता है? लाइक चार्ज, लाइक चार्ज अपोज करता है, अपोज या रिपेल, रिपेल ईच अदर, ईच अदर। और अनलाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज, देखिए लाइक चार्ज करने का मतलब माइनस में माइनस चार्ज और माइनस चार्ज, और अनलाइक चार्ज प्लस माइनस या माइनस प्लस चार्ज क्या करता है? अट्रैक्ट, अट्रैक्ट ईच अदर। तो देखिए ये जो हुआ कि सेम डायरेक्शन में है तो उसमें क्या करेगा? वो अपोज या रिपेल करेगा ईच अदर, यानी इसी को जो रिपेल करता है उसी को बोला जाता है डाइवर्जिंग। क्या बोला जाता है? डाइवर्जिंग, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। देखिए तो इलेक्ट्रॉन बीम कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल। क्या होता है? नेगेटिव पार्ट चार्ज का। तो लाइक चार्ज क्या करता है? रिपेल ईच अदर ड्यू टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है? लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर और अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। तो सो इलेक्ट्रॉन बीम ईच रिपेल ईच अदर, यानी उसे डाइवर्जन, डाइवर्जिंग बोला जाता है जब रिपेल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ टॉर्क टी एक्सपीरियंस बाय ए करेंट लूप of a magnetic moment M placed in a magnetic field B is। B का क्या हो जाएगा? तो देखिए टॉर्क दिया गया है जिसमें करंट ऑफ लूप मैग्नेटिक मोमेंट M दिया गया है और मैग्नेटिक फील्ड B दिया गया। तो देखिए टॉर्क इक्वल टू होता है M इंटू बी। क्या होता है? M इंटू मैग्नेटिक मोमेंट, टॉर्क इक्वल टू होता है मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट इंटू मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। तो टॉर्क ऑन ए करंट लूप इन ए मैग्नेटिक फील्ड टी इक्वल टू एम इंटू बी, जहां टी जो होता है इज गिवन बाय राइट हैंड रूल। किससे होता है? डायरेक्शन राइट हैंड रूल से। ऐसा यूनिट ऑफ इंडक्शन, तभी जस्ट देखे थे कि 3 टर्म होता है हम लोग का, फिर रिपीट कर लेते हैं, जनरली पूछा ही जाता है ऑब्जेक्टिव। रेजिस्टेंस, इंडक्शन, इंडक्टेंस या रजिस्टर, इसको रजिस्टर भी बोला जाता है, रजिस्टर या इंडक्टर। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस या कैपेसिटर, या कैपेसिटर। तो देखिए रेजिस्टेंस का क्या होता है? ओम होता है यूनिट। क्या होता है? ओम। कैपेसिटेंस का क्या होता है? हेनरी। क्या होता है? हेनरी। और कैपेसिटेंस का क्या होता है? फैराड। क्या होता है? फैराड। यानी इसमें किसका पूछा है? सेल्फ इंडक्टेंस का, तो इसका हो जाएगा हेनरी, ऑप्शन डी। कूलम होता है चार्ज का, वोल्ट होता है वोल्टेज का, ओम होता है रेजिस्टेंस का।
ये सब यूनिट बेसिक है, पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन ऑक्सिलेटिंग एनी मेटेलिक स्फीयर इन द मैग्नेटिक फील्ड इट्स ऑक्सिलेटिंग मोशन। देखिए तो उस ऑक्सिलेटिंग मोशन क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड में जब ऑक्सिलेट करता है उसे डैम्पिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्सिलेशन को देख, कोई भी चीज है वो ऑक्सिलेट करेगा तो उसे क्या बोला जाता है, डैम्पिंग ही बोला जाता है उसको। तो देखिए व्हेन मेटेलिक कंडक्टर ऑक्सिलेट इन ए मैग्नेटिक फील्ड एडी करेंट्स आर इंड्यूस इन इट। फैराडे लॉ के कारण उसमें क्या होता है, एडी करंट इंड्यूस हो जाता है। एडी करंट अपोज करता है मोशन को, किसको अपोज करता है, मोशन को। इस किस लॉ के कारण आता है, लेंज लॉ। सच डैम्पिंग इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। उसी को जो डैम्पिंग होता है उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ डायनोमो। देखिए डायनोमो मतलब क्या समझते हैं, ये सब जनरली पूछा जाता है, डायनोमो, मोटर, इलेक्ट्रिक फ्यूल सेल, ये सब इसमें जो क्वेश्चन जनरली बनता है कि किसको किस में कन्वर्जन करता है। तो डायनोमो का मतलब होता है जनरेटर। क्या होता है, जनरेटर। जनरेटर, तो जनरेटर का क्या काम होता है, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। तो किस लॉ पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। किस पे, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। किसके, फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे वर्क करता है। अब दूसरा क्वेश्चन जो होता है मोटर। तो देखिए मोटर जो कन्वर्ट, हाँ इसमें एक और क्वेश्चन होता है, जनरेटर में कौन सा होता है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल यूज होता है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल। यानी इसमें तीन तरीका से जो डायनोमो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में, और किस पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रिंसिपल पे, और फ्लेमिंग राइट हैंड रूल इसमें। अब सेकेंड जो आता है इसमें एक मोटर आ जाता है। देखिए अब मोटर में क्या होता है, देखिए मोटर जनरली हम लोग घर में देखते हैं, फैन में लगा हुआ रहता है, वो ये वाटर पंप में लगा रहता है। अब देखिए तो मोटर क्या काम करता है, यह इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट, जनरेटर, सॉरी यहां पे गलत हो गया। जनरेटर जो क्या करता है, जनरेटर जो काम करता है मैकेनिकल एनर्जी को, किसको, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। यह पॉइंट सही होगा। देखिए यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, मैकेनिकल एनर्जी में। इसमें कौन सा रूल लगता है, तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगता है। क्या होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। देखिए जनरली मोटर का रेटिंग क्या होता है, मोटर का जो रेटिंग होता है, रेटिंग एचपी में लिखा रहता है। कितना में, एचपी में। एचपी कितना होता है, 1 HP इक्वल टू 746 वाट। ये क्वेश्चन मोटर पे जनरली बनता है। अभी जो क्या होता है कि मोटर कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल एनर्जी में, इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है। इसका एचपी में होता है 1 HP इक्वल टू 746 वाट। इस टाइप के क्वेश्चन बनता है। तो डायनोमो कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इट्स वर्क्स फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। Next question, a magnet is situated near a closed conductor. Current can be produced in the conductor. देखिए यानी एक मैग्नेट है, देखिए क्या है, मैग्नेट है। देखिए मैग्नेट है, मैग्नेट। इसमें यदि कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर प्लेस है, कंडक्टर। तो इसमें क्या होगा, यह मैग्नेट है, मैग्नेट। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होगा। तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस होता है किसके कारण होता है, तो इसमें से दोनों में से कोई, या तो
कंडक्टर मोशन में होना चाहिए या तो फ्लक्स रोटेशन में, यानी दोनों में से कोई किस में होना चाहिए, एक मोशन में। यानी इसका हो जाएगा देयर इज ए रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टर। जो इसमें क्या होता है, करंट की यूनिट होता है रिलेटिव मोशन के कारण। देख तो फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, EMF induced and current is induced when there is a change in magnetic flux through the conductor। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा कंडक्टर के थ्रू तब उसमें करंट और वोल्टेज इंड्यूस होता है। तो रिलेटिव मोशन बिटवीन मैग्नेट एंड कंडक्टर चेंज फ्लक्स एंड इंड्यूस करंट। यानी ईएमएफ का क्या फॉर्मूला होता है फैराडे लॉ से, ईएमएफ इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस डी फाई बाई डी टी, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स बाई। देखिए द वैल्यू ऑफ करंट ऑब्टेन इन ए मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए जो गैल्वेनोमीटर होता है वो जनरली सर्किट में करंट को पता लगाने के लिए लगाया जाता है, और इसको कहा जाए कि इसका जो करंट होता है, करंट जो होता है, करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिफ्लेक्शन का। किसका होता है, डिफ्लेक्शन का, डिफ्लेक्शन थीटा, यानी आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा। गैल्वेनोमीटर में जो होता है करंट जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है थीटा को। यदि डिफ्लेक्शन इंक्रीज करेगा तो करंट भी इंक्रीज करेगा, यदि डिफ्लेक्शन डिक्रीज करेगा तो करंट भी डिक्रीज करेगा, यानी ऑप्शन हो जाएगा ए। देखिए इसमें दो तीन तरह से क्वेश्चन होता है कि गैल्वेनोमीटर को हम लोग आमीटर में कब कन्वर्ट करते हैं। तो देखिए गैल्वेनोमीटर, चलिए क्वेश्चन आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें। देखिए डिफ्लेक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थीटा होता है। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर मेजर ए स्मॉल करंट, किसको मेजर करता है, स्मॉल करंट को। प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल डिजाइन पे। जो इसका कांस्टेंट होगा आई इक्वल टू के थीटा, जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोला जाता है वह किस पे डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड एंड कॉइल डिजाइन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए गैल्वेनोमीटर इज कन्वर्टेड इनटू अमीटर बाय एडिंग। देखिए क्वेश्चन दो तरीका से होगा कि गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फिर गैल्वेनोमीटर को वोल्टेज मीटर। देखिए तो पहले हम लोग देख लेते हैं अमीटर में। गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, अमीटर में। देखिए तो इसके लिए क्या होता है, अमीटर क्या करता है, देखिए अमीटर करंट को मेजर करता है, तो इसमें जो कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, शंट रेजिस्टेंस, क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस। अब शंट रेजिस्टेंस यूज होता है, देखते हैं समझते हैं। देखिए जैसे मान लेते हैं यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, अब इसमें हम लोग को करंट 10 एम्पियर है, कितना है 10 एम्पियर, ये क्या है गैल्वेनोमीटर। अब इसको हम लोग को आमीटर में बदलना, तो आमीटर का क्या होता है, उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस होता है। देखिए पैरेलल में आर एस एच, अब यहां से ये कैसा बन गया, आमीटर हो गया, क्या हो गया आमीटर। देखिए यानी इसको समझिए, आर एस एच हाई वैल्यू का होगा कि लो वैल्यू का होगा। देखिए पैरेलल में रेजिस्टेंस, यानी यहां से 10 एम्पियर करंट है वह डिवाइड होगा इसमें भी I1 I2 मान लेते हैं। तो देखिए यदि इसका वैल्यू लो होगा, देखिए जब किसी सर्किट रेजिस्टेंस हाई, देखो आई इक्वल टू क्या होता है V बाई आर, यदि आर इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा, आर इंक्रीज करेगा तो करंट डिक्रीज करेगा। यानी हम लोग को अमीटर के थ्रू करंट मेजर करना है, यानी यहाँ पे हम लोग को करंट के वैल्यू इसमें जितना हो सके आर में, यानी इसको हम लोग क्या करेंगे, लो वैल्यू रखेंगे। क्या रखेंगे, लो रखने का मतलब क्या होगा, इसमें करंट ज्यादा फ्लो होगा, इससे करंट कम फ्लो होगा, यानी इसमें क्या होता है, शंट रेजिस्टेंस लो वैल्यू का। एक जनरली एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका जो होता है इंटरनल रेजिस्टेंस, एक क्वेश्चन पूछा जाता है अमीटर का। देखिए एक क्वेश्चन पूछा जाता है अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या होगा अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस। देखिए अमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है। आइडियल का क्या होगा, आइडियल का
जीरो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसी में देखिए, अब पूछा जाता है गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में, किसमें? वोल्ट मीटर में। तो देखिए वोल्ट मीटर में क्या होता है, यहां पे गैल्वेनोमीटर है, यहां पे सीरीज में रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है, RSE सीरीज रेजिस्टेंस। तो इस सीरीज रेजिस्टेंस है, तो देखिए यहां पे करंट है, तो यहां पे I क्या होगा? ड्रॉप होगा। यानी क्या होगा? ड्रॉप होगा वोल्टेज। तो वोल्टेज यहाँ पे जितना हाई रेजिस्टेंस होगा, देखिए जितना हाई रेजिस्टेंस I इंटू V बराबर क्या होता है? I इंटू R। यानी R जितना हाई होगा, क्या होगा? हाई होगा, यानी वोल्टेज उतना हाई ड्रॉप होगा, यानी हम लोग को मेजर करने में आसान होगा। यानी यहाँ पे क्या होगा? हाई रेजिस्टेंस। यानी तो वोल्ट मीटर के लिए क्या होता है? सीरीज रेजिस्टेंस कनेक्ट करते हैं, सीरीज रेजिस्टेंस हाई वैल्यू का, कितना? हाई वैल्यू। यानी दो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आम मीटर में शंट रेजिस्टेंस लो वैल्यू के, और इसको वोल्ट मीटर बनाने के लिए सीरीज रेजिस्टेंस और हाई वैल्यू का। देखिए तो ये लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में कनेक्ट होता है, लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल शंट में होता है, कन्वर्ट्स गैल्वेनोमीटर इनटू हाई रेंज ammeter, पैरेलल कनेक्शन रिड्यूस द करंट थ्रू द कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ द कैरिंग सर्कुलर कॉइल। यानी देखिए किसी सर्कुलर कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, यानी मान लेते हैं यहां पे यह सर्कुलर कंडक्टर है, क्या है? सर्कुलर कंडक्टर प्रोड्यूस एट द सेंटर, यानी इसके सेंटर पे, इस सेंटर है, सर्कुलर कंडक्टर है। अब इसमें जो करंट फ्लो होगा, क्या होगा? करंट फ्लो होगा। तो इसके सेंटर पे देखिए, तो यहाँ पे जितना पार्ट होता है, देखिए इसमें पैरेलल में जितना भी पार्ट होता है, एक देखिए एक पहले तो हम लोग देखते हैं एक कंडक्टर होता है, मान लेते हैं ऐसा कंडक्टर है, तो इसमें एक हम लोग किससे डायरेक्शन ऑफ करंट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और करंट का पता लगा। तो देखिए राइट हैंड थंब रूल होता है, क्या होता है? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल में मान लेते हैं कंडक्टर एक सीधा, इसमें हम लोग हाथ में पकड़े राइट हैंड में, तो अंगूठा जो शो करता है, यानी थंब जो डायरेक्शन शो करता है, डायरेक्शन ऑफ करंट। थंब देखो पहले हम लोग देख लेते हैं राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, थंब रूल, जिसमें थंब जो होता है, थंब जो होता है करंट को, और कर्ल फिंगर जो होता है मैग्नेटिक फील्ड को, किसको? मैग्नेटिक फील्ड को। यानी ऐसे करंट है, डायरेक्शन है, तो इसमें हम लोग यदि करंट पकड़े तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? ऐसे हो जाएगा। यदि इसी को हम लोग डाउनवर्ड कर दें, डाउनवर्ड, तो इसमें देखिए डाउनवर्ड, तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा हो जाएगा? ऐसे। यानी इसमें एक तरफ से यहां भी है, यहां भी समझते हैं कि एक कंडक्टर ही है सर्कुलर, हर एक स्मॉलेस्ट पार्ट उसका कंडक्टर ही, तो यहाँ पे इसके भी सेंटर पे कैसा करंट का डायरेक्शन होगा? तो देखिए सेंटर पे क्या होगा? तो कैसा होगा? परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा? देखो ये हमेशा क्या है? परपेंडिकुलर होता है। करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ऑलवेज परपेंडिकुलर हो। तो ऑप्शन हो जाएगा बी। देखिए मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप इज गिवन बाय बायो-सावर्ट्स लॉ। कौन से लॉ से आता है? बायो-सावर्ट्स लॉ। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो होता है डिटरमाइन करते हैं राइट हैंड थंब रूल, जिसमें थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है, कर्ल फिंगर जो होता है शो करता है डायरेक्शन ऑफ फील्ड। थंब देख इस क्वेश्चन में पूछा जाता है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किसके? राइट हैंड थंब रूल से यूज करते हैं, जिसमें थंब जो होता है करंट को और कर्ल फिंगर जो होता है डायरेक्शन ऑफ गति को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शो द हिस्टेरिस लॉ? तो हिस्टेरिस लॉ कौन सा शो करता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है? हिस्टेरिस लॉ शो करता है। देखिए फेरोमैग्नेटिक मेटल्स कौन सा होता है? आयरन, कोबाल्ट, निकेल, इज फेरोमैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक मटेरियल डू नॉट शो द हिस्टेरिस। पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक में हिस्टेरिस लॉस नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज प्रोड्यूस्ड बाय इंडक्शन कॉइल? तो इंडक्शन कॉइल जो होता है जनरली ट्रांसफार्मर की तरह होता है। कैसा? ट्रांसफार्मर की तरह। तो ट्रांसफार्मर किस में होगा? इंडक्शन कॉइल हाई वोल्टेज में प्रोड्यूस करता है। किस में प्रोड्यूस करता है?
हाई वोल्टेज। एन इंडक्शन इज अ टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मर यूज टू स्टेप अप लो वोल्टेज टू हाई वोल्टेज। ट्रांसफॉर्मर को जनरली इंडक्शन कॉइल जो होता है यूज इन, इसको इंडक्शन कॉइल को और कहाँ यूज करते हैं, स्पार्क प्लग में, गैस इग्निशन में, ईयरली एक्सरे मशीन में। इट प्रोड्यूस हाई वोल्टेज लो करंट पल्स। कैसा प्रोड्यूस करता है, इंडक्शन कॉइल जो होता है प्रोड्यूस करता है हाई वोल्टेज लो करंट। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग एनी मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट m पैरेलल टू इट्स लेंथ इनटू n इक्वल पीसेस व्हेन मोमेंट ऑफ ईच पीसेस। देखिए तो मोमेंट क्या होगा, m इक्वल टू n इंटू l, n इंटू p, p इंटू देखिए मोमेंट क्या क्या होता है, पोल इंटू लेंथ। क्या होता है, पोल इंटू लेंथ, p इंटू एल। अब कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग एनी मैग्नेटिक मोमेंट m पैरेलल टू इट्स लेंथ इंटू n इक्वल पीसेस। यदि इसको n इक्वल पीस में हम लोग डिवाइड कर दे, यानी नाउ l क्या हो जाएगा, l हो जाएगा एल वाई न्यू, एल बाई एन। जब एल बाई एन होगा तो पी भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डिवाइड करेंगे तो पी न्यू जो होगा पी बाई एन। तब अब क्या हो जाएगा, न्यू एम न्यू क्या हो जाएगा, एम न्यू इक्वल हो जाएगा पी बाई एन इंटू एल बाई एन। तब पी बाई एल बाई एन स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, पी एल क्या हो जाएगा एम, तो एम बाई एन स्क्वायर, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, एम बाई एन स्क्वायर। देखिए तो P बाई एल होता है जहां पे P पोल स्ट्रेंथ, L लेंथ ऑफ मैग्नेट, व्हेन मैग्नेट इज डिवाइडेड n पीसेस तो L जो हो जाएगा L बाई एन और पोल जो होगा P बाई एन, यानी मोमेंट M बाई एन स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट पार्ट देखेंगे इसका 35 से लेके 70 तक का क्वेश्चंस।